हेलो एवरीवन। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाई शुड यू लिसन टू मी। तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, फ्रीलांसर हूँ बेसिकली इन जीएस मींस इवेलुएटर, एज अ जीएस मींस इवेलुएटर इन यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एंड आई हैव वर्कड विद मल्टीपल रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली की, बेसिकली उनके साथ फॉर अप टू 1.5 years. And I'm also working as a freelancer in different fields, learning some new skills. So this is something my personal gig. But अगर यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें होती हैं टू शेयर विद, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं आप यूपीएससी फील्ड पे। तो आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 और मैं मेंस के लिए अपीयर हुई थी उसी साल, बट आई मिस द मेंस कट ऑफ बाय 50 मार्क्स। एंड द रीजंस बिहाइंड दैट वाज कि मैंने घर से प्रिपेयर किया था एंड ऑब्वियसली कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाई, नो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एट ऑल, एज आई हैव zero guidance because I have very naive approach of a student. I should have listened to some YouTube videos जहाँ पे टॉपर्स शेयरिंग करते हैं अपनी स्टोरीज मे बी, लेकिन शायद उस टाइम पे उतनी गाइडेंस ना होने की वजह से I didn't know whom to trust and whom to not. So intent behind starting this channel is also this, कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ, अपनी लर्निंग शेयर कर पाऊँ, अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसका ट्रैक रख पाऊँ, और इन सब चीज़ों की वजह से आप लोग की लाइफ में थोड़ी वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। सो आई इट विल बी ह्यूज प्लेजर फॉर मी कि अगर मैं ऐसा कुछ कर पाई। तो अभी मैं शिफ्ट कर लिया है दिल्ली में टू लर्न, वर्क एंड टू अपग्रेड माई स्किल्स फ्रॉम माई लिटल स्वीट टाउन। बहुत ही प्यारा है, बट एक कंट्री साइड से आपको सिटी में आना प्रेफरेबल है इफ यू वांट टू ग्रो फ्रॉम वेयर योर रूट्स वर, ताकि आप बेसिकली जाके वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर पाओ। एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो नाउ आई हैव scored decently in this year's prelims GS, but maybe CSET didn't go well. So once results will be out, then I'll be more sure about my marks. तो मैं उसके बाद उनको शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो का जो कंटेंट होने वाला वो होने वाला है कि फर्स्ट विल बी आंसर ऑफ अ स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, लेकिन मे बी ही इज नेव टू आंसर राइटिंग, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लिख पाए हैं वो जितना कि हमारी सेकंड वाली और थर्ड वाली कॉपीज होने वाली है। ही इज नेव बट नॉट इन्फेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कंटेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए ही इज नेव, ही और शी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेकंड पे हमारे पास है जो लोग हु हैव अपीयर्ड फॉर मल्टीपल मेंस, या फिर रैंक होल्डर्स है, या फिर समवन जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, और जो थर्ड पे है वो हमारी टॉपर की आंसर है एक शक्ति दुबे मैम, जो इस बार रैंक 1 है 2024 के लिए, उनकी कॉपी है। तो इन लोग के कंपैरिजन में ये कॉपी नेव है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री आंसर्स। और एक इस वीडियो के एंड में आप लोग के लिए एक अच्छी चीज होगी जो मेरी अ, जो आपको शो कर पाएगी अच्छे तरीके से कि व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू दिस जर्नी ऑफ ट्रेनिंग
to check answer copies of other students, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी लिखते हो so you think कि I'm going to a right place, right path, and eventually मैं इस पे चलते चलते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा. बट दिस इज नॉट समथिंग जो आपको यूपीएससी के फील्ड में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास कंसिस्टेंसी के साथ साथ राइट डायरेक्शन भी होनी जरूरी है, और वो डायरेक्शन आई ट्राई टू प्रोवाइड थ्रू दिस चैनल. तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. मैरिजेस इन इंडिया आर transitioning from traditional sacramental unions to more autonomous relationships reflected in live-in relationships and rising divorce rates. Discuss the ethical dimensions of these changes. तो क्वेश्चन हमारे पास है कि मैरिज जो है वो ट्रांजिशन कर रही है टू मोर ऑटोनोमस रिलेशनशिप्स, या जो लिव इन वगैरह है या राइजिंग डाइवोर्स रेट्स हैं इनमें रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम इट्स अर्लियर ट्रेडिशनल सैक्रामेंटल यूनियंस. तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इज अबाउट discussing the ethical dimensions of these changes. तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना है कि मैरिज ट्रांजिशन कर गई है या कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है. वन सेकेंड. क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्कस द एथिकल डायमेंशंस ऑफ दीज चेंजेस. ये है क्वेश्चन. ये बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, एक आई विल से की डायरेक्शन दी गई है कि आपको इस पाथ के थ्रू जाना है, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन है कि इसके एथिकल डायमेंशंस बताने हैं आपको ऑफ दीज चेंजेस. तो अभी देखते हैं कि यहाँ ये जो स्टूडेंट है ये कितना समझ पाया है. फर्स्ट इंट्रो क्या है इसका कि मैरिज इज सेक्रेड रिलेशन एंड इट इज प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू मेक सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लिविंग. तो उसने बेसिकली मैरिज की डेफिनेशन दी है, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा कि मैरिज जो है वो ट्रांजिशन कर रही है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सेक्रेड रिलेशन एंड इट इज प्रोसेस और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू मेक सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लिविंग. तो आपका क्वेश्चन ट्रांजिशन पे है, तो आप एक एरिया पे फोकस नहीं कर सकते हो विच इज ट्रेडिशनल सैक्रामेंटल, जो कि यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है. इससे अच्छा होता कि आप किसी थिंकर की यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते थे, या फिर एक लीगल टर्म में डेफिनेशन दे सकते हो कि इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन टू अडल्ट्स. तो वो ओके. अगर मैं आपको ऐसे बताने लगती हूँ कि ये काफी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो. मैं एक एक क्वेश्चन का आपको डिस्कशन करूंगी, लेकिन लेटर ऑन. तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, और कंपेयर करेंगे बाकी हमारी जो दो फील्ड्स हैं उनके साथ में. तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी. इट इज ओके, स्टिल इट्स ओके. मैंने बस बोला कि यहाँ पे आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, बट इट्स फाइन. सेकेंड है कि द चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिज फ्रॉम सेक्रेमेंटल यूनियन टू मोर ऑटोनोमस. ओके. डेफिनेशन जो हेडिंग है वो ठीक है. मैरिज इज मोर अबाउट कैरियर ओरिएंटेड rather than emotional. Fine. It is more of economic benefit. One second. Okay. So it is more of economic benefit. Dowry is still prevalent in the society. Increase in adultery, lack of loyalty, commodification of marriage. This is a ethical term.
इंक्रीज इन अडल्ट्री, लैक ऑफ लॉयल्टी, इसको भी हम बोल सकते हैं कि एथिकल टर्म। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर डिमांडिंग फॉर सेक्स सिविल केस। सो बेसिकली यू हैव टू राइट क्लियरली, क्योंकि एग्जामिनर को वहाँ पे काफी कॉपीज चेक करनी होती है, एंड दिस इज हाउ यू लूज मार्क्स। आप ऐसे ही मार्क्स अपने कम करने वाले हो वहाँ पे जाके। अभी चलो, इन्होंने यहाँ पे बताया कि चेंजिंग नेचर क्या है मैरिज का। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि एथिकल डायमेंशन क्या है ऑफ दिस चेंजिंग मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो पहली बात है कि दिस इज नॉट द कोर डिमांड, वो सेकंड वाला पार्ट कोर डिमांड है। तो नॉन कोर डिमांड के ऊपर आप अपना पूरा पेज लगा रहे हो, तो वो आपको स्कोरिंग में हेल्प नहीं करेगा इन एनीथिंग, जो आपका टाइम वहाँ पे ले सकती है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू स्कोर मार्क्स देयर, तो वो आपके लिए वेस्ट है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब जाते हैं कि एथिकल डायमेंशन पे। इंक्रीज इन डिवोर्स रेट्स ड्यू टू लैक ऑफ compatibility. I have don't see any ethical dimension mentioned here. Individualistic behavior is emphasized more than collective happiness. Okay, this is good. Increase in case of mental health issue due to depression and anxiety. Domain, women are more prone to mental health. This point really good, but this example no. इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा यूजिंग अ रिपोर्ट और सम डेटा या किसी फैक्ट के थ्रू। अनटिल एंड अनलेस आप इन चीजों को यूज करते हो, दिस इज वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, और कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट आपको मार्क्स में भी कट करने से बचा सकती है, लेकिन आपको मार्क्स देने में हेल्प नहीं करेगी। नाउ इंक्रीज इन सब्सटेंस यूज बाय मैन, नो ethical dimension mentioned here clearly. Lack of socialization of children due to conflict over decision of mother and father. यहाँ पे उनको शायद ये कहना चाह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर कस्टडी, या फिर ग्रोथ जो डायरेक्शन है, मे बी फादर कुछ चाहता है मदर कुछ चाहती है, क्योंकि दोनों करियर ओरिएंटेड है, तो उनमें इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एथिकल डायमेंशन कितने क्वेश्चंस में मिली है, पॉइंट्स मिली है 2 पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स में एथिकल डायमेंशन ढंग से नहीं रिप्रेजेंट की गई है, या तो कि समझ नहीं आ रही, या फिर है नहीं एथिकल डायमेंशन। नॉन कोर डिमांड के ऊपर पूरा पेज पेस्ट किया गया है। और कंक्लूजन, वर्ल्ड today's world people are connected through marriage still feel lonely. Okay, how you think is it a conclusion? Conclusion is basically closure. How are you thinking about the structure, about this question itself? So ये एक बात हो सकती है बोलने के लिए, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ क्लोजर। यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए था एक वे फॉरवर्ड अप्रोच, जो बता सकती थी कि जो ट्रांजिशन है, इसको हम अपने लिए एक बूंद के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया इशू क्या था। रेलिवेंट इंट्रो, नॉट सो गुड बट स्टिल फाइन। नॉन कोर डिमांड पे ओवर एम्फेसिस, जो कि आप पॉइंट्स को नेक्स्ट ही पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते थे, जो कि आपको बहुत
स्पेस देता एक्चुअल डिमांड को एडजस्ट करने के लिए, जो आपको इवेंचुअली मार्क्स दिलाता है पेपर में। सेकंड, जहाँ पे एथिकल डायमेंशन मेंशन की गई है, 2 पॉइंट काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी पॉइंट्स स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट। इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे अराउंड, आई से मे बी 2.5 और 3 आउट ऑफ 10, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड स्कोर, क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस नॉन कोर डिमांड पे ओवर एम्फेसिस से खराब कर लिया। बाद में आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बस 2 हैं, बाकी क्लियरली दिख रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स हियर। इसीलिए जो रैंकर्स हैं या जो मल्टीपल मीन्स दिया है जिन लोगों ने, उनके चांसेस हाई होते हैं क्लियर करने के, क्योंकि दे नो अ लॉट अबाउट आंसर राइटिंग। तो अभी हम उनकी ही कॉपी देखने वाले हैं। दिस इज अ रैंकर्स कॉपी जो अपीयर किया है मल्टीपल मीन्स में। डेफिनेटली वो रैंकर भी हो सकते हैं, वो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट भी हो सकते हैं, एंड वो लोग जस्ट समवन जो उन्होंने काफी मीन्स दिया है। क्वेश्चन इज कंसाइंस a universal moral compass, or is it shaped by society and upbringing? Illustrate with suitable examples. तो क्वेश्चन है कि कंसाइंस है जो वो क्या एक यूनिवर्सल मॉरल कंपास है, या कि शेप किया गया है बाय सोसाइटी एंड अपब्रिंगिंग। इसको इलस्ट्रेट करना एग्जांपल्स के थ्रू। सो आई बी क्विक फर्दर, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि गुड पॉइंट्स क्या हैं। कंसाइंस को इज इंडिविजुअल अंडर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसको लेंदी थोड़ा सा बनाया जा सकता था, क्योंकि इंट्रो आप इतना छोटा नहीं दे सकते हो। बट मे बी उसको पेपर कंप्लीट करने वाला वाज हिज प्रायोरिटी, तो उन्होंने मोर और लेस कहीं और कॉम्प्रोमाइज किया है टाइम के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। नाउ कंसाइज इज नॉट अ यूनिवर्सल मोरल कंपास बट इज शेप्ड बाय सोसाइटी एंड अपब्रिंगिंग। तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट दिए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस थिंग, कि वो सोसाइटी अपब्रिंगिंग उसको डिफाइन करती है, ना कि एक यूनिवर्सल मॉरल कंपास है। अब क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, shaped by cultural values, Japanese people cleaning stadium because of cultural community together towards cleanliness, obviously a really good example. Shaped by parenting and upbringing, Gandhiji integrity shaped by his mother, really good. Shaped by education curriculum, Raja Ram Mohan Roy adherence to rationality, questioning age-old practice, good. Shaped by our company and group, mob violence, culture, people, personal laws is shaped by mob behavior, good. Guided by country rule and construction, India Constitution, India positive secularism teach us to respect and celebrate all festival, while European model teaches to show neutrality. Good point and example. Shaped by societal morality, example people, negative attitude towards LGBT community earlier. Good. Religion shape करता है, Buddhism teaches importance of right action, और बोलते हैं कि conscience is not universal, shaped by collection of factors, thus values of conscience may vary individual to individual। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स और एग्जांपल्स दिए, डाइवर्स दिए, जो कि ऑब्वियसली इनको बहुत अच्छा स्कोर देने वाली है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी कि इट इज अ मॉरल कंपास, वो मिस किया है। उसके लिए पॉइंट्स बन जाएंगे काफी, क्योंकि स्टीलिंग है, वो स्टीलिंग है या थेफ्ट है, ये यूनिवर्सली फॉलो की जाती है।
दिस इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, यू नो इट कि ये रॉन्ग है, आपकी कंसाइंस है, ऐसे ही काफी चीजें हो जाती है, मे बी डिसरिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, ईटीसी। तो काफी चीजें हो जाती है जो यूनिवर्सल है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में इस पार्ट के उन्होंने नहीं दिया, एंड दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक हियर। सुटेबल एग्जांपल्स उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है, तो वो मैं कहूँगी ही इज डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर रियली गुड, क्योंकि उनके अच्छे जो यूनिक पॉइंट्स हैं उनको बचा लेंगे, बट इस चीज की वजह से ही और शी विल लूज मार्क्स कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स जो दूसरे पार्ट वाले हैं वो मेंशन नहीं किया है। अब हम जाते हैं एथिक्स की कॉपी पे, जो टॉपर है शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1, एंड हु हैज स्कोर्ड 141, जो कि बहुत बहुत एक गुड नहीं, आई विल से कि एक्सीलेंट स्कोर है अपने आप में। तो ना, लेट्स सी हर कॉपी। Ethical principles are integration of discrete individual moral values. Illustrate with suitable examples. जो principles है ethical, वो integration है discrete individual moral values का, उनको illustrate करना है with suitable examples. So let's see how she has appeared or attempted this question. So we are just made of ourselves, but we are made up of many. Individual is a sorry. We are not just made of ourselves, but we are made up of many. उन्होंने एक कोट बेस स्टार्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है किसी भी एथिक्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल इज ए सिचुएटेड सेल्फ एंड कैन नेवर बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। उन्होंने कीवर्ड यूज किया है जो कि बहुत यूनिक है, और ऐसी चीजें आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छा स्कोर कर देती है। द वर्ड moral values and ethical principles we obey are some of values and principles of so many different individuals. तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को और आपने कोट को बेसिकली वर्ड्स में मेंशन कर दिया है, बहुत ही यूनिक कीवर्ड्स के साथ में और सिंपल लैंग्वेज के साथ। दिस इज अ हुक कि आप सिंपल लैंग्वेज यूज करो और उसके साथ में कुछ कीवर्ड्स मेंशन करो जो वैल्यू एडिशन का काम करे, तो आपका जो आंसर है वो दिखने में भी अच्छा होगा, and it will look I'll say authentic. Now let's move on the main demand. Ethical principles, summation of moral value of discrete individual. ये देखो इन्होंने कितना I'll say कि creatively इस चीज को यूज किया है यहाँ पे। To explain this, Immanuel Kant, she has used a thinker here, gave his four categorical imperative. First and fourth principle better explains this. First imperative, moral principles are universal and absolute that are very widely accepted by all. Example, human rights, universally accepted values. Fourth imperative, one must act in a way such that they know their act may lead to establishment of universal moral principles. Example, don't lie, don't steal, etc. अब आप देख रहे हो, दिस इज थ्योरी एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, और जो इनका डिस्क्रिप्शन है, वन सेकेंड, जो डिस्क्रिप्शन है दोनों इम्पेरेटिव्स का, वो कोरिलेशन है टू द मेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन। और अभी आप अगर इन आंसर को देखेंगे तो यू विल फील इतना इन्होंने बढ़िया लिखा, सो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मे बी कि कितना पढ़ना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट दिस इज एन आर्ट। वो कोई भी आर्ट आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें गलतियां करके ही आएगी।
लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट विल टेक रियल हार्ड वर्क. नाउ लेट्स रीड फर्दर. Similarly, other such cases are integrity. This principle has been exhibited by many like APJ Abdul Kalam, Ashok Khemka, IAS officer हैं. Honesty. Society praises honest behavior. This creates a universal moral principle. Example Lal Bahadur Shastri. Veganism. Some might consider it ethical, may still prefer non-vegetarian. Now, alcohol consumption and gambling concluded a norm in West, while it is a sin in Middle East Islamic nations, considered a norm in West. So, कितना बढ़िया इन्होंने यूनिक पॉइंट यूज किया है, एन एग्जाम्पल लिया है उसको. सो यूनिकनेस आपको स्कोर वेल करने में हेल्प करेगी, बट वो यूनिकनेस फोर्स नहीं होनी चाहिए. वो इवेंचुअली आपके क्वेश्चन में नेचुरली दिखनी चाहिए. एंड ये तभी होता है अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट का अच्छे से रिवीजन किया होता है और प्लस काफ़ी प्रैक्टिस की होती है, तो वो आपको आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होती है. एंड इट इज़ अ डेफिनेट थिंग. नाउ लेट्स लीड फर्दर. Therefore, the ethical standards set up by the society are not based on one man's view but views of many. एक सिंपल सी बात को आर्टिकुलेशन, एक अच्छे आर्टिकुलेशन के थ्रू उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंक्लूड किया. नाउ इट्स रियली हार्ड टू ब्रिंग मिस्टेक्स हियर, कि आपने कुछ गलत किया है. कोट से स्टार्ट किया, कीवर्ड्स यूज किया, सिंपल लैंग्वेज यूज किया, इंट्रो दिया, बढ़िया सी हेडिंग बनाई, थिंकर को यूज किया, उसकी थीसिस को लिखा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन से कोरिलेट किया, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज किए, सिमिलरली बोल के जो फर्दर पॉइंट्स लिखे जा सकते थे वो लिखा, एग्जांपल्स लिए फ्रॉम फेमस पर्सनालिटीज, सिविल सर्वेंट. एंड यू विल नोटिस कि आपकी सिलेबस है एथिक्स का मीन्स के लिए, तो शी हैज यूज दैट टू हर एडवांटेज. और कंक्लूड उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बेटर आर्टिकुलेशन के साथ किया, तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू स्कोर रियली वेल. अगर आप इस आंसर को पढ़ते हैं तो आप अल्टीमेटली खुद ही समझ जाएंगे कि ये काफी डिफरेंट है, काफी परफॉर्मेटिव है. इट फील्स लाइक यू आर रीडिंग समथिंग ओरिजिनल, समथिंग रियली good to be praised. Or obviously, examiner will give you marks for this, and I'll show you once how it looks. 1 second, ताकि आपको दिख सके कि presentation do matter a lot. I'm not saying कि it is the only thing that matters, लेकिन वो करती है matter, क्योंकि एग्जामिनर को फर्स्ट लुक आपकी प्रेजेंटेशन से जाएगा. और अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो गया और he or she then will read your answer, डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत बढ़िया मिलने वाले. सो जस्ट फॉर वंस, ओके फाइन, सी हाउ इट लुक्स. कोट, इंट्रो जो कि बढ़िया डिमेंशंस में है, आपने ओवर नहीं लिखा है, बहुत स्मॉल नहीं लिखा है. हेडिंग डाला है, उसको हेडिंग को बहुत यूनिक तरीके से यूज किया और एक फोल्डर में सही तरीके से प्रॉपरली प्रेजेंट किया. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी पे आपने दिया जो आपकी बेस्ट चीज थी इस आंसर के लिए, थिंकर्स थ्योरी, उसके इम्पेरेटिव्स.
और कितना बढ़िया तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इमैनुअल कांट उन्होंने लिखा फर्स्ट इंपेरेटिव हाईलाइट, फोर्थ इंपेरेटिव हाईलाइट, एग्जाम्पल्स सेपरेटली लिखा है, क्लियरली लुकिंग। यहाँ पे है इंटीग्रिटी, एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली शो हो रहे हैं। पॉइंट्स 6 पॉइंट्स दिया है उन्होंने, 6 के 6 पॉइंट्स यूनिक है, एथिकल है, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएटेड है और वेल एक्सप्लेन्ड है। कंक्लूड किया है रिसेंटली 20 to 25 वर्ड्स के अंदर, सिंपल लैंग्वेज एंड अ गुड आर्टिकुलेशन। अब इसमें देयर इज नो डाउट दैट शी इज गोइंग टू स्कोर रियली गुड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ शुड यू create a framework or regarding any question before starting the real answer writing। तो आपका कंटेंट और स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा। प्रेजेंटेशन विल इवेंचुअली इम्प्रूव। जब आपको सब चीज समझ आ जाएगी तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट राइटिंग इन द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क। इंट्रो, देन मेन बॉडी, हेडिंग, सब heading, subheadings, and then conclusion. So this IBC approach will eventually come. Let's see now. Karl von Clausewitz once said, "War is a diplomacy by other means." This is the key part here. Critically analyze. This is the key term here, जो आपको गाइड करती है कि which path to choose. Above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict. अब आपकी गाइडिंग लाइट यहाँ पे क्या है? कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन इज कि कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने एक बार बोला था कि वॉर है जो डिप्लोमेसी है बाय अदर मीन्स, कि वॉर इज नथिंग बट अ डिप्लोमेसी इटसेल्फ। ये हार्ड नॉट नॉट अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये हार्ड फॉर्म है डिप्लोमेसी की, बट इट्स अ डिप्लोमेसी इटसेल्फ। तो इस फ्रेज को हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। किस कॉन्टेक्स्ट में करना है? कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली हमें इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करना है यहाँ पे, और अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट या जस्टिफाई करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज करना है। सो नाउ लेट्स डू दैट। सॉरी फॉर माय language issues as I'm recording a video for the very first time. I don't know how will it look, but I hope so it look great. Let's see. So firstly आप मेमोराइज कर लो अपने दिमाग में कि कंटेम्परेरी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कौन से चल रहे हैं जिनमें वॉर है वो प्राइम फैक्टर है, चल रहे हैं या कभी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्परेरी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जा रही है, एंड कॉन्फ्लिक्ट विच इंक्लूड्स वॉर। सो अभी आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेड सी क्राइसिस, एवरीवन नोज अबाउट दैट। यहाँ पे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इसराइल, पैलेस्टीन एंड देन यूएसए, और फिर धीरे धीरे करके काफी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। पाकिस्तान इज ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, ईरान भी है, ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है
इसलिए इसको रेड सी क्राइसिस बोला गया है। तो इसमें काफी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली। सेकंड है जो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर। ओके, क्रिटिकली एनालाइज और इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। सो रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो वॉर है वो एक डिप्लोमेसी के तौर पे यूज की जा रही है। वन से साउथ चाइना सी इश्यूज जो आपकी साउथ ईस्ट कंट्रीज है और चाइना के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के। अदर वन इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान इशू। तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज वंस। जो नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके है यहाँ पे इशू आर्मेनिया अजरबैजान में, वो एंड ईटीसी आप एक्स्ट्रा जा सकते हो। ये आपकी एक आईआर की नॉलेज को यहाँ पे यूज करेगा। सो हाँ, बेसिकली मैं यही पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रही थी कि इस बार जो आपका 2024 एंड 2025 के जो पेपर्स हैं वो काफी यूनिक है। वन सेकेंड। ओके फाइन। दिस इज 2025 क्वेश्चन। सो इसमें क्या किया गया है कि आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है फ्रॉम जीएस वन। ओके, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। जो आपकी स्टैटिक नॉलेज है फ्रॉम जीएस वन टू एंड थ्री उसको कंबाइन कर दिया गया है जीएस फोर के साथ। सो ये जो इन्होंने क्वेश्चन में अप्रोच यूज किया है वो टॉपर्स अपनी आंसर्स में यूज करते थे, क्योंकि एथिक्स का आंसर एनरिच ही ऐसे होता है कि आप अपनी स्टैटिक नॉलेज, आप अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज एंड ऑब्वियसली एथिक्स की स्पेसिफिक एथिक्स के कीवर्ड्स की या इसके कंटेंट की नॉलेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेटर ऑन आपकी जो ऑप्शनल का पेपर है, सोशो है या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, बीट एनीथिंग एंड थ्रो है, आप उस नॉलेज को भी यूज कर सकते हो एंड इट विल गो ऑन ईटीसी वीटीसी एनीथिंग अंडर द सन आप यूज कर सकते हो एथिक्स के पेपर में। एंड इट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर जो आपको स्कोर अच्छा करने में हेल्प करती है। सो आई डोंट नो व्हाट द इशू हियर। फाइन, लेट्स गो विद दिस वन इटसेल्फ। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इस बार के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में वो क्वेश्चन में ही ये पूछ लिया गया है कि स्टैटिक का जो पार्ट है उसको आप कैसे कोरिलेट करते हो एथिक्स के साथ में। तो होता ये पहले भी था बट इस बार इन्होंने लार्ज स्केल पे यूज किया है। तो यहाँ पे आपकी आईआर की नॉलेज को यूज किया जा रहा है टू क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट कि वॉर है जो एक डिप्लोमेसी है बाय अदर मीन्स। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको एथिकल टर्म्स में लिखना है, ना कि जीएस के टर्म्स में। सो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम थोड़ा अपना स्ट्रक्चर लिख पाए यहाँ पे।
इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे आपकी आईआर की नॉलेज काम आएगी। तो मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग यू आईआर। तो इसको बोलना है हमें कि क्रिटिकली एनालाइज करना है हमें इस स्टेटमेंट को। तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एनालाइज टर्म है तो हमारे दो पार्ट्स बनने वाले। फर्स्ट पार्ट होगा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर कि वॉर है वो डिप्लोमेसी है, वॉर इज इंडीड अ डिप्लोमेसी। सेकंड जो है कि आपको इसको पूरा कर लेना, डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स वट एवर इट इज। सेकंड है कि नो, इट्स नॉट, वॉर इज नॉट अ डिप्लोमेसी। आपको इनमें दोनों हेडिंग्स को यूज करके आर्ग्यूमेंट्स देनी है। तो आप आर्ग्यूमेंट्स किसके कॉन्टेक्स्ट में देने, कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपने पहले अपने माइंड में फ्रेमवर्क में बनाया हो, तो इनको आपको यूज करना है एज एग्जांपल, एज वैल्यू एडिशन आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट हम जाते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर, वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स क्रिटिकली एनालाइज। तो वॉर इंडीड एक डिप्लोमेसी है क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, सो बेसिकली यहाँ पे एक कोल्ड वॉर का इशू वगैरह था, तो रशिया ने वॉर को यूज किया है टू डिटर यूक्रेन फ्रॉम एंट्रिंग इन नेटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे ऐसे ऐसे करके। साउथ चाइना सी में जो आर्मेनिया अजरबैजान में जो नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके जो लड़ाई है, वो भी है एक रीजन को लेके है मेनली। तो उन्होंने वो लोग वॉर के थ्रू अपनी जो टर्म्स हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर के थ्रू आप किसी की टेरिटरी को इतना इजीली नहीं अपने अंडर में ला सकते हो। सो दे यूज वॉर एज अ डिप्लोमेसी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को एथिकल टर्म्स में लिखना है, सो आपको यहाँ पे एथिकल टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। सो जस्ट फॉर बिट वाइल थिंक अबाउट दैम, आप क्या यूज कर सकते हो एथिकल टर्म्स। आप क्या यूज कर सकते हो कि किसी की टेरिटरी पे किसी की टेरिटरी पे कब्जा करना बेसिकली थ्रू वॉर एक डिप्लोमेसी है, एथिकली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, अगेंस्ट गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन। क्योंकि बेसिकली जो डोमिनेटिंग कंट्रीज होती हैं, जो लार्ज कंट्रीज होती हैं, वो इसको यूज कर रही हैं टू डोमिनेट द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस या स्मॉल नेशंस जो उनसे compete नहीं कर सकती। एंड इट्स अगेंस्ट द ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन। आप इसको पढ़ लेना एक बार तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पावरफुल पीपल है उनको बेसिकली हेल्प करनी चाहिए, या फिर अपनी जो पावर है वो एक तरीके से उसकी ट्रस्टी है ऑन द बिहाफ ऑफ लोअर या फिर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसके लिए। लेकिन ये इसको अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं, अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हैं। सो वो अगेंस्ट इस डॉक्ट्रिन के। यहाँ पे फिर वर्च्यू एथिक्स आ जाएगी आपकी, कि वर्च्यू एथिक्स के अगेंस्ट में। नेक्स्ट ग्लोबल पीस के अगेंस्ट में आ जाएगा ये। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में आप क्या जा सकते हो, यूटिलिटेरियंस, यूटिलिटेरियनिज्म के लिए जा सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल नागोर्नो काराबाख रीजन जो है वो अजरबैजान का पार्ट है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अर्मेनियन है। सो बेसिकली अर्मेनिया की डिमांड है कि वो पार्ट इसको दे दिया जाए क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन अर्मेनिया की है। इट्स यूटिलिटेरियनिज्म कि वो
तो पॉपुलेशन जिस जगह को बिलोंग करती है वो पॉपुलेशन उसी नेशन में रहनी चाहिए. So it's okay to fight a war for that, to use war as a diplomacy here from their perspective. So अभी थोड़ा डिले भी हो रहा है ये पॉइंट्स बताने के लिए. फर्स्टली मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया मीन्स, एंड मैंने कोई फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया था इसके लिए. आई एम डिक्टेटिंग राइट नाउ itself, thinking and just putting those points. So यूटिलिटेरियनिज्म आप लिख सकते हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि okay, ends are prioritized against means, क्योंकि गोल इज प्रेफर्ड. रशिया का गोल है कि उसको अपनी जो रीजन्स है, अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना है अगेंस्ट नेटोज ओवर रीच. सो बाय हुक और बाय क्रुक वो यूक्रेन को रोकेगा. सो इट्स इन फेवर ऑफ रशिया यूक्रेन. उनके नजरिए से ये चीज ठीक है, क्योंकि अगर वो अपने एंड पे फोकस नहीं करते हैं, वो मीन्स पे फोकस करते रह जाते हैं, तो शायद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिसमें हर कंट्री को राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन सकती है, दे कैन मिस यूज इट. तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट वॉर एज अ डिप्लोमेसी may favor you this time. Also, let's try some more points. क्या हो सकता है in favor? So, एक और चीज फेवर में हो सकती है कि आपका मटेरियल मीन्स material goals files, because to survive or to fulfill your your duty to secure your people, to grow your nation, it's essential कि आप जो कि अर्लियर ट्रेडिशनल जो जो ऑथोरिटेरियंस होते थे जिनकी सोच होती थी, इट्स इसेंशियल टू ग्रो, टू डोमिनेट द प्लेसेस जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, जो कि चाइना की अप्रोच है. वो साउथ चाइना सी में आप आईआर पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगा. तो वो है क्योंकि मटेरियल गोल्स इज इटसेल्फ अ नेसेसिटी टू. आपको इसको मीडियम मीडियन अप्रोच में यूज करना, टू टेक अ मीडियम पाथ, लेकिन इट इज अ गोल. अगर आप एक कंट्री को लीड कर रहे हो, तो उस कंट्री को ऊंचाइयों पे पहुंचाना, टू मेक इट द बेस्ट वन, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर एथिकल ड्यूटी टू. सो आई आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको एथिकल डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी स्टैटिक के पॉइंट में से ही. इट्स नॉट अ बिग डील, it's just a matter of practice. So how will you practice? I have shown you कि आपको फर्स्ट आपको देखना है कि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से कॉन्टेम्परेरी, और फिर इस स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर क्या बनेगा. फर्स्ट एंड सेकंड, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. इन जियो पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स को एक साइड में आपको माइंड में बना लेना है पहले, फिर उनको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, और वो पॉइंट्स एथिकल ही होने चाहिए. ओनली देन आपको मार्क्स अलॉट होंगे, क्योंकि ये जीएस 1, 2 या 3 का पेपर नहीं है.
Fine. So this was the question paper of 2025. In the present digital age, social media has revolutionized our way of communication. Then it's about constitutional morality, nurture, not a natural sentiment. Then I have taught you this. Keeping national security in mind, examine the ethical dilemmas. ये national security आ गया. This is IR. This is polity. This is science and tech. So you can see the diversity here. तो यही हो रहा है ethics के पेपर में कि काफी डाइवर्स होते जा रहा है. So you need to diversify your approach too. So thank you for being with me till now. I don't know what I'll be sharing next. It will depend कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो को लेके. Then I'll think how I want I'll go further. My जो मेरी इंटेंशन है इस चैनल को स्टार्ट करने की वो ये कि आई कैन शेयर माई लर्निंग्स थ्रू evaluation, through peer group discussions, and through my UPSC journey till now. So I hope कि जो मैंने अभी तक आप लोगों से बात की आपको हेल्प करे. Even if I'm not going to post any further क्योंकि I'm working already and I'm studying too. So it's already very exhausting. तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा I'll post some videos and that I'll find it can add value to your answers, to your life, anything. But if you want something specific about something, then you can tell me and I'll bring a video shortly. Otherwise, I'll go my way कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा I'll post some more answers from other GS papers, some more topers copies और उनकी मार्क्स की एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होंगे उनके और बाकी जो नेव है पीपल वो जो आंसर लिख रहे हैं उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, मेजर जो इश्यूज क्या आ रहे हैं, क्या चीज़ है जो आप टॉपर्स कॉपी से सीख सकते हो, कैसे. एंड आई विल टीच यू कि हाउ जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज द मेन थिंग. आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो लेकिन बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है. देन आपका कंटेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. देन वैल्यू एडिशन, स्ट्रक्चर, obviously, IBC approach, presentation to add more value, and a good language. These are the all dimensions. So I'll break down all these ones eventually if I'll be posting consistently. So this is from my side for this one. I hope to see you soon again. Till then, goodbye. Take care. Thank you.